So hello dear learners. In today's class I am going to teach about nutrition. Nutrition is a subject which comes under the post basic first year nursing and also in basic nursing and JNM nursing. So you can study with me nutrition. So I am going to cover unit 1. I will cover a unit by unit. Now I am going to firstly cover unit 1. तो यूनिट 1 में इन पोस्ट बेसिक सब्जेक्ट्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन, about the introduction to nutrition and dietetics, balanced diet factor on which it depends, factors to be considered in planning, guidelines available for planning, food hygiene, preparation and preservation, review of nutrients, micro and macronutrients. So in unit 1 I am going to cover introduction to nutrition and dietetics. इंट्रोडक्शन देखेंगे न्यूट्रिशन और डाइटिक्स का इंट्रोडक्शन मैं इसमें पढ़ाऊँगी. फिर है बैलेंस डाइट, फिर फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. बैलेंस डाइट क्या है उसका डेफिनेशंस देखेंगे और कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है वो देखेंगे. उसके बाद गाइडलाइंस अवेलेबल फॉर प्लानिंग एंड फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग. प्लानिंग में क्या गाइडलाइंस अवेलेबल्स हैं और फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर होते हैं प्लानिंग में, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे. और फूड हाइजीन क्या है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो सब देखेंगे. और फिर प्रिपरेशन, फूड कैसे प्रिपेयर होता है, फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक सीज़न में ही अवेलेबल होते हैं, बाकी सीजन्स में वो अवेलेबल नहीं होते, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. ओके, फिर रिव्यू करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को. तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन से मतलब क्या बोलूँ मैम, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से गो थ्रू कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग थ्योरीज फर्स्ट देखते हैं तो थ्योरीज फर्स्ट देखने से हमें आइडिया नहीं हो पाता कि किस टाइप के क्वेश्चन पर्टिकुलरली एग्ज़ाम में, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे. तो सबसे पहले हमारा लॉन्ग एसे में है फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ. डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ. हेल्थ का न्यूट्रिशन में क्या इम्पॉर्टेंस है, मतलब न्यूट्रिशन का हेल्थ में क्या इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डायटिक्स एंड एक्सप्लेन द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. डायटिक्स को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन को. शॉर्ट ऐसे में हमारा आ जाएगा बैलेंस डाइट. फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. लिस्ट ऑफ फूड कंटेनिंग ओमेगा फैटी एसिड्स. ऐसे फूड्स जो कि ओमेगा फैटी एसिड्स कंटेन करते हैं उसे हम लोग लिस्ट आउट करेंगे. फिर है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल प्लानिंग थेरेपेटिक डाइट. क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर होते हैं जब हम लोग एक थेरेपेटिक डाइट को प्लान करते हैं. फिर देखेंगे फूड पिरामिड, अलग अलग फूड के अलग अलग पिरामिड्स होते हैं. फिर हम लोग देखेंगे कि मेथड्स ऑफ कुकिंग में बहुत ही अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप के मेथड्स होते हैं, तो वो हम लोग सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिकली हमारा जो पाश्चराइजेशन मेथड होता है वही हमें मेनली पढ़ने के लिए रहता है, हमारे सिलेबस में पूछा जाता है. फिर देखेंगे फूड एडल्ट्रेशन, फूड को कैसे मॉडिफाई करते हैं, किसी भी पेशेंट के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लगे. तो एक तरीके से फूड एडल्ट्रेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. रिच सोर्सेज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड. आयरन और फॉलिक एसिड के रिच सोर्सेज कौन कौन से, फिर वो देखेंगे. फिर है BMI, फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं. कुकिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल, कुकिंग रूल्स और प्रिंसिपल क्या क्या है वो देखेंगे. फूड हाइजीन क्या है. और फिर नीड फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशनल एजुकेशन का नीड क्यों पड़ा वो भी हम लोग पढ़ेंगे.
क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे तो उसे तो जानना ज़रूरी है ना कि किस लिए, उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो और लोगों को हम लोग क्यों एजुकेट करते हैं, ताकि उसमें अवेयरनेस हो और न्यूट्रिशन अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले सकें। फिर है हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट, सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की क्या क्या सोर्सेस है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी को मेनली मैं यहाँ पे कवर करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग ऐसे वाला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ। डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग की इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ। हेल्थ में न्यूट्रिशन का क्या इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन इज द सम ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग इन एंड the utilization of food substances by which growth, repair and maintenance of the body are achieved. Involves digestion, that involves ingestion, digestion, absorption and assimilation. तो न्यूट्रिशन का सिंपल फंडा क्या है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन सम ऑफ द प्रोसेस है। प्रोसेसेस बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनका एडिशन ही, मतलब जोड़ बोलो या फिर योग बोलो, जो भी है वो न्यूट्रिशन है। मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस न्यूट्रिशन में होते हैं, उनको हम लोग कंबाइनली या कलेक्टिवली न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इन द टेकिंग इन मतलब फूड को हम लोग लेते हैं, खाते हैं, या फिर कोई भी फूड हम लोग ओरली ले रहे हैं तो उसे हम लोग टेकिंग इन, कोई भी फूड को लेना ही न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है। और फिर उसके बाद वो फूड जो हमने लिया है उसे यूटिलाइज करना, उससे जो भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस है उसे बॉडी हमारा एब्जॉर्ब करता है, उसे ही यूटिलाइज करता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। और उसमें सब्सटेंसेस क्यों यूटिलाइज करता है न्यूट्रिशन, सम ऑफ द प्रोसेसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है टेकिंग इन, मतलब फूड को हम लोग ले रहे हैं, और फिर यूटिलाइज ऑफ फूड सब्सटेंसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। कोई भी चीज़ अगर मतलब हम लोग क्यों करते हैं तो वो जानना चाहता ज़रूरी होता है। तो फूड सब्सटेंसेस को क्यों हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी का ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी में ग्रोथ करने के लिए, बॉडी में टिश्यू रिपेयर के लिए, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती रहती है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होते रहते हैं। तो सेल्स टूटते भी रहते हैं और फॉर्म भी होते रहते हैं। तो उसके लिए बॉडी के रिपेयर के लिए और मेंटेन करने के लिए बॉडी को यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या क्या ये प्रोसेसेस इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट में ही हमने देखा था कि न्यूट्रिशन सम ऑफ द प्रोसेसेस है। तो फर्स्ट हमारा ये इन्वॉल्व करता है इंजेशन मतलब कि फूड को ओरली लिया, ओसोफेगस के थ्रू बोलो या फिर ओरली यानी कि माउथ के थ्रू लिया। वो माउथ से लेने के बाद वो डाइजेशन के लिए अपने इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होगा। फिर मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है वो सिंपल सब्सटेंसेस में उनको ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन होता है। और फिर डाइजेस्ट करेगा उसे, फिर उसमें से जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, मतलब जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, वो एलिमेंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी। उसके बाद जो नेसेसरी नहीं थे उन्हें बॉडी अपने बॉडी से बाहर फेंक देगा। उसे ही एसिमिलेशन या फिर एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, बॉडी एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेट हुआ, उसके बाद एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड बाय द बॉडी इन वेरियस फॉर्म्स। न्यूट्रिएंट्स स्टोर होता है बॉडी में, अलग अलग फॉर्म में स्टोर होता है। न्यूट्रिएंट्स का स्टोर होने का फॉर्म अलग अलग होता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में। फैट को किस में फॉर्म में स्टोर करता है? तो वो होता है लिपिड के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट अपना ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है।
वो अलग अलग फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को और स्टोर करके रखता है एंड ड्रॉन अपॉन व्हेन द फूड इनटेक इज़ नॉट सफिशिएंट। और वो जो भी मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके रखा है उसे वो बाहर निकालता है कब, जब बॉडी के पास सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होता है, तब वो न्यूट्रिएंट्स एक्टिवली आते हैं बाहर बॉडी से और पार्टिसिपेट होते हैं और बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप फास्टिंग करते हो तो फास्टिंग के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन या 1 दिन नहीं खाते हो तो आप बेहोश हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या होता है कि बॉडी अपने पास स्टोर रखता है मटेरियल, उसे बाद में एनर्जी प्रोवाइड कराती है। WHO states that healthy children learn better and individual with adequate nutrition and more productive and can create opportunities to gradually break the cycle of poverty and hunger। WHO का कहना है कि हेल्दी चिल्ड्रन कोई भी थिंग को लर्न करता है या अडेप्ट करता है बहुत ही अच्छे से, और कोई भी इंडिविजुअल अगर एडिक्वेट अमाउंट मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अगर ले रहा है तो वो काम करेगा कैसा, प्रोडक्टिव काम करेगा, वो अच्छे से काम करेगा। अगर कोई भी पर्सन हेल्दी होगा तो डेफिनेट से बात है वो अपने वर्क प्लेस पे अच्छा काम करेगा और कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू ग्रेजुअल ब्रेक, क्या चीज़ को ब्रेक करेगा, द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, जो गरीबी और भूख है उसकी जो साइकिल है उसको वो ब्रेक करने का कैपेसिटी रखता है। ये हमारे WHO का कहना है कि अगर कोई भी पर्सन अच्छा खाना ले रहा है तो वो देश से गरीबी और भूख की जो भूखमरी बोल सकते हो उसे मिटाने का कैपेसिटी रखते हैं। देयर आर 2 मेन रोल्स ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड डिजीज़, दे आर एज फॉलोज। 2 मेन रोल्स होते हैं न्यूट्रिशन के हेल्थ एंड डिजीज़ के। फर्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग अगर अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो बॉडी बिल्डिंग जो है वो अच्छी रहेगी, बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग वो इंसान को अच्छा बनने में हेल्प करेगा, वो हेल्दी उसे फिट फाट रखेगा। और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन में हेल्प करता है। जैसे कि बर्न पेशेंट है, अगर वो जल गया है तो उसे हम लोग हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड कराते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट क्या करता है कि उसको टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, तो ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, अगर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो बहुत सारे डिजीज़ से फाइट करता है। तो डिजीज़ से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, तो इसमें भी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में हेल्प करता है। तो 2 मेन रोल्स ऑफ न्यूट्रिशन है कहाँ पे, हेल्थ एंड डिजीज़ में। तो फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग का प्रमोशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कराता है। अब प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग कैसे करता है उसे हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज़ ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट इन ऑल एज ग्रुप। न्यूट्रिशन इज़ ए क्रिटिकल पार्ट है ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एज ग्रुप, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसके बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है काफ़ी एक्टिवली होता है, उसे ज़्यादा भूख लगता है। और यही एडल्ट एज में आते हैं तो उन्हें मीडियम भूख लगता है, कभी वर्कलोड रहता है तो वो कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं। लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं उन्हें बहुत ही कम भूख लगता है, बहुत कंप्लेन आते हैं कि भूख नहीं लग रही है। वो लोग का क्योंकि ओल्ड एज हो चुका रहता है तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है, तो वो सारे कुछ नहीं खा पाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ अ क्रिटिकल पार्ट, ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट इन ऑल एज ग्रुप। ऑल एज ग्रुप में क्यों क्रिटिकल पार्ट है ये तो समझ में आ गया। बेटर न्यूट्रिशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू improved infant, child and maternal health, strong immune system, safe pregnancy and childbirth, lower risk of non-communicable diseases such as diabetes and cardiovascular
डिजीजेज। इसमें देखते हैं कि बेटर न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड इन्फेंट। डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? इम्प्रूव्ड इन्फेंट से, हेल्थ चाइल्ड से, फिर मैटरनल का हेल्थ से, मदर के हेल्थ से, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। सेफ प्रेगनेंसी, अगर मदर को ठीक से आयरन और फॉलिक एसिड मिल रहा है तो वो उसका प्रेगनेंसी भी सेफ होता है। चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प होता है क्योंकि मदर के पास सफिशेंट न्यूट्रिशन रहता है तो उसके पास सफिशेंट कैपेसिटी होता है कि वो चाइल्ड के बर्थ के टाइम में अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को शो करे। लोअर रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, अगर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को लिया जा रहा है तो डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस नहीं होते हैं। अगर बैलेंस न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो दो डिजीजेस को फाइट किया जा सकता है, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। फूड्स रिच इज इन essential nutrients and minerals also provides immunity against dreadful disease. Similarly, poor nutrition may lead to major nutritional deficiency disorders such as, तो यहाँ पे क्या है कि फूड रिच इन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कुछ फूड्स होते हैं जिनके पास इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो कि क्या प्रोवाइड कराते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं और डेडली डिजीजेस होते हैं उनसे ये फाइट करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली, पुअर न्यूट्रिशन में लीड टू मेजर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। अगर न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन है, तो वो बहुत सारे न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमने बहुत सारे न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखे लाइक विटामिन ए, जो कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ये हमारे पुअर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ये दो हैं जो कि पुअर न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट्स PEM, ये बहुत ही डेंजरस है और इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा गया था एक टाइम पे, अभी भी है। इसके लिए MTS प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं। और फिर है प्रोटीन कैलोरी न्यूट्रिशन। प्रोटीन कैलोरी न्यूट्रिशन, ये दो है जिसको हम लोग क्वासियोकस और मारस्मस के नाम से भी जानते हैं। वेल बैलेंस्ड डाइट along with a good lifestyle including exercise will promote state of well-being to attain optimum health। ऑप्टिमम हेल्थ करने के लिए न्यूट्रिशन के साथ साथ वेल बैलेंस डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है एक ऑप्टिमम हेल्थ को अचीव करने के लिए। तो ये था हमारा, किसके अंडर में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये था प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग के प्रमोशन में पढ़ रहे थे। ये दो फैक्टर्स थे। और हमारा सेकंड है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में कैसे हेल्प करता है तो वो हम लोग देख रहे हैं। Treatment and prevention of disease. Poor eating habits or imbalanced nutrition will alter body image, thereby resulting in poor health. पुअर ईटिंग हैबिट और इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जो पुअर ईटिंग हैबिट है मतलब जो खाने का जो बैड हैबिट है वो क्या करता है, और इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है वो बॉडी के इमेज को अल्टर कर देता है, और देयर बाय रिजल्टिंग इन पुअर हेल्थ, जो कि हेल्थ को पुअर बना देता है। तो पुअर ईटिंग हैबिट्स लाइक हम जैसे कि सिगरेट वगैरह कोई पीते हैं, ड्रंकर्स होते हैं, तो वो पुअर ईटिंग हैबिट है।
और फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन कभी ज़्यादा फैट खा गया तो कभी ज़्यादा प्रोटीन ले लिया, तो ये एक तरीके से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है। ऐसा नहीं है कि नशा करने से बस बॉडी ख़राब होता है, इम्बैलेंस डाइट लेने से भी बॉडी में काफ़ी अफेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि बॉडी का जो इमेज है, शेप और साइज है, वो अल्टर्ड हो जाता है और पुअर हेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप ज़्यादा फैट हो तो आपके जो फैट है वो बॉडी में अलग अलग प्लेसेस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो वो हार्ट में डिपॉजिट हो जाता है और फिर हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। तो पुअर ईटिंग हैबिट्स एंड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन अल्टर कर देता है बॉडी के इमेज को। फिर है इंडिविजुअल्स हेल्थ स्टेटस इज असेस्ड बाय इंडिकेशंस ऑफ देयर बॉडी मास। इंडिविजुअल्स हेल्थ स्टेटस, इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस कैसे असेस करते हैं? बाय इंडिकेशन ऑफ देयर बॉडी मास। बॉडी मास के बेसिस पे हम लोग इंडिविजुअल का या फिर किसी भी पर्सन का हेल्थ के स्टेटस को मेज़र करते हैं, वेदर और नॉट वन इज़ हेल्दी। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर इंडिकेशन हो रहा है कि उसका बॉडी मास बहुत ही ज़्यादा है तो वो हेल्दी है या नहीं है, इस पे वो इंडिकेशन की तरह मतलब बॉडी का वेट है वो इंडिकेशन एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है कि पर्सन का स्टेटस हेल्दी है या अनहेल्दी है। इनएडिक्वेसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मे लीड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अगर न्यूट्रिशंस इनएडिक्वेट रहे, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है बॉडी को, तो वही न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स कर देते हैं, सच एज माल न्यूट्रिशन and other vitamin deficiency conditions such as blindness, anemia and goiter। तो माल न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। और विटामिन डिफिशियंसी कंडीशंस क्या क्या है? ब्लाइंडनेस, अनीमिया, गोइटर एक्सेट्रा। एडिशनली देयर आर मेनी अदर डिजीजेस which are related to poor nutrition such as coronary heart disease, that's CHD, एक खतरनाक हार्ट का डिजीज़ होता है। ये क्या होता है, इसमें भी न्यूट्रिशन अगर मदर को नहीं अच्छे से प्रोवाइड कराया जाता तो बेबी को बाई बर्थ होने का भी चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस भी। द फिजियोलॉजी behind these diseases involves impaired metabolism of excessive sugar। impaired metabolism of excessive sugar की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। और सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल thereby leading to accumulation and obstruction। देखो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट होते हैं, वो मैंने पहले ही बताया था कि बॉडी में अलग अलग प्लेसेस पे डिपॉजिट होने का स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक पहले हार्ट में अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा? पेशेंट्स ब्रेथलेस होगा। हार्ट ही तो है जो सब ब्लड को प्योरीफाई करता है, फिर ऑक्सीजन सप्लाई करता है, सारे फंक्शंस में ऑब्स्ट्रक्शन बाधाएँ आएगी। कोई भी चीज़ें, मान लो एक पाइप है, ठीक है, मेरे पास है क्या पे, हाँ एग्जाम्पल के लिए ये एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में ये पेन का जो क्या बोलते हैं रिफ़िल है, ठीक है, ये रिफ़िल है, ये एकदम स्ट्रेट में है, ठीक है। अगर यही इसके अंदर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो क्या ये रिफ़िल स्ट्रेटली जाएगा? तो ऐसे ही समझ लो ये जो रेड कलर का ये ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे अगर कुछ रख दिया, ठीक है, तो क्या ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से जाएगा? नहीं जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स हो जाते हैं तो वो बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो ए वेल बैलेंस्ड डाइट इन दीज केसेस वुड प्रिवेंट इट्स प्रोग्रेस एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर कोई इंसान वेल बैलेंस डाइट ले रहा है तो इतने सारे डिजीज़ से खुद को प्रिवेंट कर सकता है। तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में कैसे ये हेल्पफुल हुआ वो हमने देखा, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा कि प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग कैसे करते हैं न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग एसे में इतना अगर लिखोगे तो काफ़ी अच्छे से मार्क्स मिल जाता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में डील करूँगी।